नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हो गया था और 27 नवंबर के बाद में मेरे भाई लगभग एक महीने का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो एक अंदाजा लग चुका है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं पेपरों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उनको मेरे भाई रट लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जो मैथ में बिल्कुल जीरो है, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेता है तो वो आज मैथ सीख के ही जाएगा। इस चीज का प्रॉमिस मैं करता हूं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला तुम्हारे सामने है। एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 6:59 अनुपात 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ना तो मैं कोई हवाबाजी करूंगा, ना मैं कोई ट्रिक अप्लाई करूंगा, और बड़े प्यार से बड़े आसान तरीके से मैं तुमको ये सवाल समझा दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भाई। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने एक तो x है, एक तुम्हारे सामने y है और एक तुम्हारे सामने z है। एक्स में का कितना रुपया है, 6 रुपया। वाई का कितना रुपया, 59 रुपया। और मेरे भाई जेड का अनुपात कितना है, 41 है। तीनों ने इस अनुपात में पैसे जमा किए हैं। अब मेरे भाई एक चीज तुमको ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी कम पैसे लगाएगा तो लाभ भी कम मिलेगा, अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे लगाएगा तो लाभ भी ज्यादा मिलेगा। मेरे भाई इन तीनों ने कितना पैसा लगाया, सर तीनों ने कितना पैसा लगाया, देखो 6 को और 59 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 65 होगा, 65 और 41 को जोड़ेंगे तो 106 रुपया होगा। यानी कि तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल रुपया कितना आता है, 106 रुपया आता है। तो लाभ भी फिर 106 के हिसाब से ही होगा। ठीक है भाई, तो लाभ कितना हुआ, सर लाभ तो 3180 रुपए हुआ है। लाभ कितना हुआ, 3180 रुपए हुआ है। 106 से जब इसको काटूंगा तो 106 गुणा 3 होता है मेरे भाई 318, यानी कि कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, 30 बार। यानी कि 106 से इसको काटूंगा तो 30 बार कटेगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। लेकिन तुमसे ये थोड़ी पूछा है, तुमसे तो ये पूछा है कि y और z के हिस्से के बीच का अंतर बताओ कितना है। तो y का हिस्सा कितना है, सर 59 रुपया, और z का हिस्सा कितना है, 41 रुपया, और इनका अंतर पूछा है। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितने रुपए का, 18 रुपए का है। अरे 18 रुपए ही तो ज्यादा है भाई, इसका 41 है, इसका 59 है, तो 18 रुपए ही तो ज्यादा है। तो जब एक की वैल्यू अगर 30 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, सर 18 गुणा में 30 कर दो तो 18 तिया 54, यानी कि 540 रुपए आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में अगर तुमको दिख रहा हो तो टिक मार दो, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो बड़े ही प्यार से मैंने तुमको ये सवाल समझा दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं ये सवाल तुम्हारे समझ में आ जाएगा। मैं एक सवाल को बार बार रिपीट करूंगा, टाइम खराब होगा, इतना टाइम भाई तुम्हारे पास में नहीं है क्योंकि एग्जाम तो आ चुके हैं। अब देखो भाई, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर मेरे भाई कितना लिख दिया, 33 पढ़ लिया। सही औसत ज्ञात करें। बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा।
देखो औसत क्या होता है, औसत वो होता है कि सब में बराबर बराबर बांटना। वो वो लाइन आती है ना कि केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, तो वही हाल है कि औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर बांटना। जैसे कि मैं तुमसे बोल दूं कि 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों को मैंने 8 टॉफियां बांटी, 4 बच्चों को मैंने 8 टॉफियां बांटी, तो प्रत्येक बच्चे के बट में कितनी है भाई, देखो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, इनको मैं 8 टोपी बांट रहा हूं, तो 2 इसके बट में आएंगी, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, 2 दूना 4, 6 और 8 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया सर, ये तो 8 हो गया। तो यानी कि अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका औसत कितना है, तो आप बोलोगे कि सर इसका औसत तो 2 है, क्योंकि सबके हिस्से में कितना कितना आया सर, 2 2 आया है। तो यही मेरे भाई तुम्हारा क्या है, औसत है। औसत का मतलब ही होता है कि सब में बराबर बराबर बांटना। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने इनके पहले का औसत कितना था सर, पहले का औसत तो इनका 40 था, इससे तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि एक प्रेक्षण होना चाहिए था 50, लिख दिया कितना 33। मेरे भाई नंबर आए थे 50, मास्टर ने दे दिए 33, तो कितने नंबर कम दे दिए सर, ये 17 नंबर कम दे दिए। अब ये 17 नंबर कम है तो ये बढ़ने चाहिए, और बढ़ेंगे क्या, वही सर कि केक कटेगा सब में बटेगा, और सारे बच्चे तो कितने हैं सर, ये तो 10 है, तो 10 का इसमें भाग दे दो, तो 10 का भाग दूंगा, एक भाई नीचे एक जीरो, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट में 7 हो जाएगा। तो 40 तो पहले से ही था, 1.7 और आ गया, तो मेरे भाई इसको जोड़ेंगे 40 और 41, यानी हो जाएगा 41 पॉइंट में 7। हो गया मेरे भाई सवाल। कोई जोर आया तुमको इस सवाल को करने में, कोई तकलीफ हुई, कोई दुख हुआ, दर्द हुआ? ठीक है भाई। अब देखो मैं कोई किंग तो नहीं हूं भाई, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ना तो मैं कोई मैथ का किंग हूं, ना मैं मतलब कुछ भी हूं भाई, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाना, और कोशिश करूंगा कि आपको ये सवाल, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। भाई नंबर आए थे 50, लिख दिए 33, तो 17 नंबर कम लिखे हैं, सीधी सी बात है। और औसत की बात हो रही है, अब औसत है तो सब में बटेगा, सब तो मेरे भाई 10 है, तो 10 का भाग देंगे 1.7 आएगा, पहले से 40 तो था ही, 1.7 और जोड़ दो 41.7 हो जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ही के भले की बात बता रहा हूं भाई, ठीक है, वीडियो को छोड़ना मत, कहीं यहीं पर वीडियो को बंद कर दो, आप ही के भले के बात बता रहा हूं भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे, तो भाई बहुत बड़ी बात है। देखिए एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त। ठीक है भाई, ऐसे सवालों को हम बोल सकते हैं, ऐसे सवालों को हम बोल सकते हैं कि इंपोर्टेंट का बाप है, इंपोर्टेंट का बाप है ये सवाल। देखो भाई मेरे भाई
21 घंटे में कितना जाना है? 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन भाई दूरी का 2/3 भाग और समय का 5/7 भाग तो उसने तय कर लिया, इतना तो उसने तय कर लिया ऑलरेडी, तो इसको तो घटाना पड़ेगा मेरे भाई। तो दूरी कितनी है मेरे भाई? 387। मैं कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा जो तुम्हारे समझ में आ जाए। ठीक है भाई, दूरी कितनी थी पूरी? 387। अब 387 में दूरी का 2/3 भाग, तो इसका 2/3 भाग तो वो ऑलरेडी जा चुका है, इसका 2/3 भाग तो वो जा चुका, तो भाई 2/3 निकालो इसका। 2/3 मतलब 2/3, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 नाम का 27, 3 से काटे तो 129 बार कटेगा। 129 को 2 से गुणा करेंगे तो 258 आंसर आएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, टोटल दूरी कितनी थी? 387, उसमें से इसने 258 तो तय कर ली भाई, ये तो इसने तय कर ली, इसको तो घटा दो इसमें से 258, तो 17 में से 8 गया तो 9, 7 में से मेरे भाई 5 गया तो 2, और यहां पर कितना बचेगा? 129। 129 बची। शेष काम हम समय का करेंगे। समय कितना था? 21 घंटे का। 21 घंटे का 5/7, 21 का 5/7 निकाल दो, 7 तिया 21, तो 5 तिया 15 घंटे तुम्हारा ये हो गया। तो भाई टोटल घंटे कितने थे? 21। 21 में से 15 तो उसने तय कर लिया, तो बाकी कितना बचा मेरे भाई? शेष कितना बचा मेरे भाई? शेष बचा है 6 घंटा। तुमसे पूछा कि उसकी चाल बताओ कितनी होगी। चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। तो डिस्टेंस कितनी बची थी? 129 की। टाइम कितना बचा है? 6 घंटे का, तो इसका भाग दे दो इसमें। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 पंजो 30, 21 पॉइंट में 5 आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं चाहता तो इसको और छोटा भी मैं कर सकता था। पहले तो आप ये बताओगे ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं छोटा करके बताऊंगा। इसको देखो भाई, टोटल दूरी 387 की थी, 2/3 तय कर ली, तो इसका 2/3 निकाला, 3 से इसको काटा तो 129 बार, 129 दूना 258, 258 बच गया। ठीक है, अब 258 तो ये इसने तय कर लिया, तो 387 में से 258 घटाओ, शेष कितना बचा? 129 बचा। तो ये दूरी हो गई कितनी? 129 की। आगे चलो, समय कितना था? 21 घंटे का। 21 घंटे में से 5/7 समय, तो इसका 5/7, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो तुमसे पूछी थी चाल, चाल बराबर में तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी? 129 की, समय कितने का? 6 का, भाग देंगे 21 पॉइंट में 5 आंसर आएगा। क्लियर भाई? आ जाओ, तो अब आ जाओ मेरे भाई, अब इसको कराता हूं मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक जो मेरे भाई आपके मन को लुभा जाएगी। ये तो मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है भाई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, दूरी कितनी थी? 387, मेरे भाई कितना है? 2/3। भाई 2/3 का मतलब 2/3 ही होता है, 2/3। तो 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, शेष निकालनी है ना, तो 3 थी उसमें से 2 तो तय कर ली, तो 3 में से 2 घटाओ, 1 बचेगा, तो 1 और बटा में 3 तो है, तो इसको 3, तो 3 से काटेंगे, इसको कितनी बार कटेगा? 129 बार। सेम काम, समय कितना है? 21 का, कितना है? 5/7, 5/7, तो 7 में से 5 घटाओ, 2 बचेगा, 2 और बटे में 7 तो पहले से है ही, तो 7 तिया 21, 3 दूनी हो गया 6, 129 में 6 का भाग देंगे, 21.5 आएगा। लो भाई, हो गई तुम्हारी ट्रिक, बन गया मैं भी किंग अब। ठीक है भाई, बन गया मैं भी किंग। देखिए, यदि 17,700 रुपए को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, पहला काम जो तुमको याद होना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है।
सर चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज का ब्याज लगता है और साधारण ब्याज तो चलता रहता है। साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता। साधारण ब्याज तो इस तरीके से है कि मान लो आज मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए, ठीक है मेरे भाई, आज मैंने तुमको 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है भाई, तो इसका मान लो 2% का ब्याज है ना, तो इस साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा, अगली साल भी उतना ही मिलेगा, उससे अगली साल उतना ही मिलेगा, 50 साल बाद में भी वो उतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है चक्रवर्ती में, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मेरे भाई देखो, एक तरफ मैं लिख लेता हूं साधारण ब्याज, एक तरफ तो मैं लिखता हूं मेरे भाई तुम्हारे इस तरीके से करो, ठीक है, एक तरफ तो मैं लिख देता हूं मेरे भाई कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, एक तरफ मैंने लिख लिया साधारण ब्याज और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है मेरे भाई, एक तरफ मैंने साधारण, एक तरफ मैंने चक्रवर्ती ब्याज। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, तो 2 साल, ठीक है, तो ये मेरी पहली साल और ये मेरी दूसरी साल। पहली साल में किस रेट पे ब्याज है, 4% पे, तो पहली साल भी 4% ही मिलेगा, दूसरी साल भी 4% मिलेगा। अरे साधारण है ना ये तो 4%, 4% टोटल कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलो तो फिर प्रॉब्लम यहां पर आएगी। चक्रवर्ती ब्याज पहली साल का, चक्रवर्ती ब्याज दूसरी साल का। सर पहली साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4% का, दूसरी साल में भी कितना मिलेगा, 4% का। लेकिन अब आएगा मजा, ये तो चक्रवर्ती है ना, तो ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, तो 4 का भी 4% मिलेगा। तो मेरे भाई 4 का भी कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। तो मेरे भाई 4 चौके 16, 16 बटे में कितना हो गया, 16 बटे में 100। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी हो जाएगा 0.16%। तो कितना हो गया बताना, 4 और 4 8, 8 पॉइंट में 16, 8 पॉइंट में 16% हो गया। तुमसे बोला कि बीच का अंतर बताओ कितना है, सर ये तो 8% है, ये 8 पॉइंट में 16 है, तो कितना ज्यादा है ये, सर 8 तो इसमें भी है तो 8 तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.16 ज्यादा है ये, ठीक है। तो टोटल धनराशि कितनी थी, 17,700 रुपए की धनराशि थी। 8 ये भी तो कितना, जब 0.16 ज्यादा था, तो मेरे भाई इसका 0.16% निकालोगे मेरे भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 16 से 16 7 का 112 का 8, 112 और 8 20 का 2, 16 और 2 18। एक सेकंड भाई मैंने गलती कर दी कि इसमें, ठीक है भाई, एक सेकंड हमने गलती कर दी कि इसमें 0.16 ही तो ज्यादा है, ठीक है भाई एक सेकंड, ठीक है भाई एक सेकंड, ठीक है, तो कितना था मेरे भाई, ये 17,700 रुपया था और ये 0.16 है, ठीक है भाई, कितना है 0.16% है, परसेंटेज नहीं तो 2 जीरो लगेंगी, ठीक है भाई, 2 जीरो तो नीचे लगेगी और 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, ऐसे करता हूं मैं, इस पॉइंट को हटा देता हूं, 2 जीरो और लगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब इसको गुणा कर लो मेरे भाई, तो 16 7 का 112 होता है, 11 से इसफल बचेगा, 16 7 का 112 और 11 123 होता है, तो ठीक है 123 होता है, तो 12 16 और 12 28 होता है, तो 28 हो जाएगा, नीचे 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, 28 पॉइंट में 32, ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा सी, ठीक है भाई, इनको आपस में जब गुणा करेंगे 28 पॉइंट में 32 आएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए इसके मूल ज्ञात करने हैं, बहुत ही घटिया सवाल है भाई, बहुत घटिया सवाल है, तुम कहीं ये सोच यार ये तो बहुत कठिन है, हम लगभग 9वीं 10वीं क्लास से ऐसे सवालों को करते आ रहे हैं भाई, ठीक है, 8वीं 9वीं क्लासों से ऐसे सवालों को करते आ रहे हैं भाई। देखो कितना है ये, सर 4m² है, 6m है, प्लस में 2 है, इक्वल टू 0 है। तो शुरू की और लास्ट की संख्या को देखो, 4 दूनी 8 और बीच में कितना है 6, तो 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे या घटाने पे तो 6 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो क्या मैं 4 और 2 लिख सकता हूं, 4 और 2, देखो इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6, इनको गुणा करूंगा 4 दूनी कितना आएगा 8, तो ये काम मैं कर सकता हूं 4m का स्क्वायर प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं 4m प्लस में 2m, ठीक है भाई, 6 को क्या लिखे, 6 को लिखे 4 और 2 6,
बाकी प्लस का 2 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, m इसमें भी और m इसमें भी, तो 4m को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा m प्लस में 1, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा m और यहाँ पर बचेगा प्लस में 2 एकम 2 0 हो जाएगा। एक बार तो ये इनको ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो, ठीक है भाई। तो 4m प्लस में 2, 4m प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2m और 2 एकम 2 यानी बराबर में 0। एक इधर हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का, 2 यहाँ पर गुणा में है तो नीचे आ जाएगा बटे में, 1/2 हो गए। यहाँ पर m प्लस में 1, m प्लस में 1, ठीक है भाई। तो m प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर 1 इधर हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 इसी ऑप्शन में। तो कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई फाड़ नहीं खोद दिया इसमें, तुम्हारे सामने ये कितना था, 6 था, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ था, तो 6 के 2 टुकड़े कर दिए, 4 और 2 6, भाई 4 और 2 6 हो गए। तो इसमें देखो 4 इसमें भी और m इसमें भी है, 4 इसमें भी और m इसमें भी, तो 4m को बाहर ले लिया, तो यहाँ स्क्वायर है, एक m बचा, यहाँ पर पूरे के पूरे को बाहर ले ले तो 1 बचा, 2 इसमें भी था, 2 को बाहर ले, यहाँ पर m और यहाँ पर बचा 1। तो मेरे भाई देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, 1 इधर को जाएगा माइनस का होगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, m प्लस 1 0, तो प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई माइनस का 1/2 और माइनस का 1, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए, ठीक है भाई। तो भाई लाइट थोड़ी सी ठीक है धीरे तेज हो रही है आज, इस वजह से कैमरा बार बार इसकी सेटिंग खराब हो जाती है भाई, ठीक है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारी भी सेटिंग खराब ही है भाई ठीक है, लाइट की वजह से कैमरे की सेटिंग खराब, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारी सेटिंग खराब, ठीक है भाई, छोड़ के चली जाएगी। देखिए अगले सवाल को देखो, उस सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो एक घन बनाओ तुम लोग, मजा उसी में, ठीक है भाई। सबसे पहले तो एक घन बनाओ, ये मैंने एक घन बना लिया, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने एक क्या बना लिया, ये मैंने एक घन बना लिया, ठीक है भाई, ये एक घन मैंने बना लिया। अब देखो भाई, ठीक है, इसकी ये भुजा भी 8 है, ये भुजा भी 8 है और इसकी ऊंचाई भी 8 है। अब तुमसे बोला है कि इसमें से एक शंकु का आयतन बताओ, मैंने यहां से एक शंकु काट लिया, इस तरीके से मैंने इसमें से एक शंकु यहां से, ठीक है, इस तरीके से एक शंकु मैंने यहां से इस तरीके से इसको काट लिया, ठीक है भाई, इस तरीके से मैंने एक शंकु जो है, एक सेकंड भाई, ठीक है, ताकि तुमको क्लियर समझ में आए, इस तरीके से मैंने इसमें से क्या किया कि एक शंकु को जो है काट लिया, ठीक है भाई, शंकु मैंने इसमें से काट लिया। अब देखो मेरे भाई, अब सीधी सी बात है कि जितना ये घन ऊंचा है उतना ही शंकु की ऊंचाई होगी। तो सर घन तो 8 है, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई भी 8 होगी। सर जितना ये घन चौड़ा है, जितना घन ये चौड़ा है उतना ही इसका व्यास होगा, लेकिन त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। तो अगर ये यहां से लेकर के यहां तक का पूरा 8 है तो भाई इसकी त्रिज्या कितनी होगी, सर त्रिज्या तो इसकी 4 होगी। तो मेरे भाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3, पाई की जगह पर 22/7। त्रिज्या कितनी भाई, देखो यहां से यहां तक अगर पूरी 8 है तो ये भी पूरी 8 होगी, लेकिन त्रिज्या तो आधी होती है ना, तो 8 का आधा कितना होता है, सर 8 का आधा होता है 4, और यहाँ पर मेरे भाई है त्रिज्या का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और गुणा में ऊंचाई 8 है तो इसको 8 रहने देते हैं। अब इनको कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो 16 को 22 से गुणा करूंगा तो ये आंसर आए कितना, 16 दूना 32 का 3, 16 दूना 32 और 3 35, 352 गुणा में क्या करेंगे 8 करेंगे, और बटा में मेरे भाई 7 दिया 21 करेंगे। 352 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का असल का 1, 8 45 और 41 का 4, 8 दिया 24 और 4 2816 और बटा में 21 है। तो मेरे भाई
2816 में जब तुम 21 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21, 7 बचेगा। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 63 के बाद में मेरे भाई 7 और एक 8 बचेगा। 21 चौका 84, 2/21। ये आंसर तुम्हारा आएगा। है क्या कहीं पर? आंसर है। तो जिन्होंने ये आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। भाई कुछ भी नहीं था। अब तुम ये सोचोगे सर तुमने ये भाग कैसे दे दिया, तो भाई भाग तो तुम अपने हिसाब से दो। क्या भाग देना भी मैं थोड़ी सिखाऊंगा अब इस टाइम पर? भाई भाग देना तो तुमको आना चाहिए। तुम रेलवे का पेपर दे रहे हो और तुम फिर ये बोलो कि तुमको भाग देना नहीं आता, और एग्जाम कल का है, परसों का है, अगले दिन का है। भाई कोई बच्चा ये बोले सर मेरा कल का एग्जाम है और तुमने ये भाग कैसे दिया, तो इस बात को सेंस है भाई, फिर तो नौकरी नहीं लगने की भाई। ठीक है, तो इसमें इसका भाग देना तो तुमको आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात देखो मैं बता ही देता हूँ, क्या पता किसी को भाग देना ही नहीं आता हो, बाद में पता चले कि टीचर ने गलत बता दिया। तो मेरे भाई देखो 2116 में 2816 में 21 का भाग दूंगा मेरे भाई। ठीक है, 21 का भाग, 21 एकम 21, कितना बचेगा मेरे भाई? 7, एक बचेगा। 21 तिया 63, कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 71 में 8 बचेगा और यहाँ पर 6। 21 चौका 84, तो कितना बचेगा मेरे भाई? 86 में से 2 बचेगा। 134, तो ये 2 ये और बटा में 21 ये आ गया सवाल। 134 सही 2/21। ठीक है, तो भाई इस तरीके का एक घन था। ठीक है भाई, सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिससे 8 सेंटीमीटर घन वाले किनारे वाले घन से काटा जाता है। तो घन था, घन में से शंकु मैंने काट लिया। अब जितनी घन की ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई होगी। तो सर घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो 8 अगर ऊंचाई है तो इसकी भी ऊंचाई 8, अगर ये इसके 8 है तो ये भी इसकी 8, लेकिन त्रिज्या तो आधी होती है, तो 8 का आधा होगा 4। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 का 1/3, पाई की जगह पर 22/7। त्रिज्या मेरे भाई आधी कितनी? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और ऊंचाई मेरे भाई 8 है। आपस में गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा, और भाग मैंने दे दिया। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए गए समय का अनुपात मेरे भाई 1:3 है। अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा? एक तरफ मेरे भाई अनामिका है, एक तरफ मेरे भाई बानी है। काम का अनुपात है 1/3, यानी 1:3 दिनों में पूरा करती है। तुमसे बोला है कि अनामिका जो है बानी से 40 दिन कम समय में पूरा करती है। सर यहां पर तो बानी को लग रहे हैं 3 दिन, अनामिका को लग रहा है 1 दिन, तो 3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। 3 में से 1 घटाऊंगा 2 दिन। भाई देखो इसको लग रहा है 1 दिन, इसको लग रहा है 3 दिन, तो इसको इससे कितने दिन कम लग रहे हैं भाई? 2 दिन कम लग रहे हैं, जबकि सवाल में तो बोल रहा है कि 40 दिन कम लग रहे हैं। तो हमारा 2 सवाल के 40 के बराबर है, तो 2 एकम 2 और 2 का भाग दे 20 दूना 40, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20, यानी ये करेगी भाई 20 और 20 तिया 60, ये करे कितने दिन? 60 दिन में। देख लो भाई ये इससे 40 दिन कम ही तो ले रही है, ये 60 दिन में कर रही है, ये 20 दिन में कर रही है, तो 40 दिन कम ही तो है। तो तुमसे बोला कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो मेरे भाई यहां से आप देख लो अनामिका कितने दिन में कर रही है? 20 दिन में। बानी कितने दिन में कर रही है? 60 दिन में। तो मेरे भाई दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। एक इसका है और 3 इसका है, 3 और 1 4 हो गया। 4 का भाग देंगे 15 चौके 60 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। देखो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कमरे में एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कमरे की बात हो ना कि सबसे लंबे बांस की लंबाई, कमरे की बात कर ले व घन की बात कर ले, घनाभ की बात कर ले, तो फॉर्मूला यही याद रखना है
कि लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी थी 16, तो 16 का स्क्वायर 256, चौड़ाई कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 और ऊंचाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। जोड़ लो मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो 60 यानी कि 300 400 500, इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 500 आंसर आएगा। 500 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 500 को लिख सकता हूं मैं 100 गुणा में 5, भाई 100 गुणा में 5 500 ही होता है। अब अंडर रूट में 100, 100 किसका स्क्वायर होता है भाई 100, सर 10 का स्क्वायर होता है 100, तो भाई 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है ना, 10 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 100, तो 10 तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पर क्या बचेगा √5, 10 √5, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, पी और क्यू का, ठीक है, मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्चा करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन बताओ क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है और इसको भी आप लिख सकते हैं मेरे भाई कि इम्पोर्टेंट का बाप है। ठीक है भाई, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट का बाप लिख सकते हैं। वो कैसे भाई, ध्यान से, इनका टोटल वेतन कितना है 1,20,000, फिलहाल के लिए इसको रख दो साइड में। तो मेरे भाई देखो, पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्चा करता है। तो मेरे भाई अगर मैं पी की बात करता हूं तो 95% का खर्चा कर दिया उसने, तो बचा कितना मेरे भाई, सर दुनिया में सब कुछ 100% होता है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है भाई। ये जो परसेंटेज तुम देखते हो ना परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब ही 100 है। मेरे भाई यहां पर देखो, इसने 95% खर्चा कर दिया, यानी कि 100 रुपए कमाता है, 95 खर्चा कर देता है, तो बचे कितना 5 रुपया, यानी कि बचत कितनी हुई 5% की इसकी बचत हुई। इसी तरीके से मेरे भाई मैं क्यू की बात करूं तो क्यू अपने वेतन का 85% खर्चा करता है, तो 100 कमाएगा 85 खर्चा करेगा, 15 बचेगा। भाई 100 में से 85 तो 15 ही तो बचेगा, 15% बचाएगा। तो मेरे भाई ध्यान देखो, और उसने बचत बराबर है तो बराबर है, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो मेरे भाई, परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि P क्यू को इसके नीचे लेके आऊंगा तो P अपॉन में क्यू, इधर को भाई इधर को कितना है 3 है और 1 इसके नीचे जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो तुमसे बोला कि बताओ P का वेतन कितना है। सर दोनों का वेतन कितना है, P का है 3 रुपया, Q का है 1 रुपया, यानी कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो P प्लस में Q का वेतन कितना है, 3 रुपया है इसका और 1 रुपया है इसका, 3 और 1 4 रुपया इन दोनों का वेतन है। जबकि सवाल में तो बोल रहा है कि इनका वेतन तो 1,20,000 रुपए है। तो मेरे भाई 1,20,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक भाई 1,20,000 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पर भाई सवाल में तो 1,20,000 बोला था, हमारे तो 4 ही आया है, तो 4 का भाग देंगे। और तुमसे किसका पूछे, पी का, पी का तो 3 है तो इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 9 के पीछे 4 जीरो इसी ऑप्शन में है। क्लियर मेरे भाई, ये 95% खर्चा करेगा तो 5 बचाएगा, ये 85 खर्चा करेगा तो 15 बचाएगा। दोनों की बचत समान है, समान मतलब बराबर, तो 5 तिया 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी 3 और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो 3/1, तो 3 और इसकी 1, तो 3 और 1 4 रुपया। जब इस सवाल में 1,20,000 बोला, 1,20,000 में 4 का भाग दे 30,000 आंसर आएगा। तुमसे बोला कि पी का वेतन 3 है, तो 3 तिया 9, 90,000 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो जिन भी बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। आइए भाई अगला सवाल करते हैं। देख, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो मेरे भाई देखो, एक बात तुमको ये याद रखनी पड़ेगी, मान लो मैं यहां से चला जाऊं
तो मेरी जगह पे कोई और आएगा। भाई मान लो कि तुम मान लो 100 बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, तुम अगर यहाँ से चले गए तो दूसरे 100 बच्चे आएंगे, मतलब जगह खाली थोड़ी रहेगी भाई। वो कहावत, वो शायरी सुनी है आपने कि बहुत आएंगे, ठीक है, बाहरों से कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, मेरे से बेहतर पढ़ाने वाले, ठीक है भाई। तो यानी कि अगर यहां से मैं चला जाऊं तो कोई और मेरी जगह आएगा। तो सेम वही बात है कि उनमें से 45 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, तो 45 का गया था, तो दूसरा जो आएगा उसकी कमी को पूरा करेगा, पहला काम तो ये करेगा। घटे या बढ़े वो बात बाद की बात है, लेकिन 45 किलो का अगर गया था तो 45 किलो का आएगा। तो 45 किलो जो नया आदमी आएगा उसका वजन 45 किलो तो होना ही चाहिए। अब इसमें बोला कि उसका वजन 2.5 किलो बढ़ गया, सबका वजन। औसत का मतलब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि केक कटेगा सब में बटेगा, तो सबका वजन 2.5 किलो बढ़ा। सबका वजन कितना बढ़ा? 2.5 किलो बढ़ा। और सब कितने हैं? 8 है, तो 25, 2.5 को 8 से गुणा करें, 8 दूनी 16, यानी कि 20 किलो हो जाएगा भाई। 2.5 को 8 से गुणा कितना है? 20 आंसर आएगा। तो 45 और 20 कितना होता है? 65 होता है। बात खत्म। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।